नमस्कार साथियों, मैं मोहित कुमार। आज आपके लिए ये जो बीएड एंट्रेंस 2020 में हुआ था उसका प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। मतलब वही पेपर जो 2020 में हुआ था वही है ये। उसको आज हम सोल्व करेंगे। एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, देखो हमारे कुछ स्टूडेंट, हमारे साथी बहुत ऐसे भी हैं जिनको जानकारी नहीं होती है कि मतलब कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और ये भी बहुत लोगों को ये भी मालूम नहीं होगा कि बीएड की हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में फ्री सीट भी होती हैं। फ्री सीट बोले तो वैसी सीट होती है, उनके लिए आपको एक्स्ट्रा फीस, जैसे प्राइवेट कॉलेजेस में आपको एक साल की लगभग 50,000 या उससे ऊपर भी मतलब प्रैक्टिकल वगैरह के नाम पर काफ़ी फ़ीस देनी होती है। लेकिन जिन बच्चों को जानकारी है वो एंट्रेंस की तैयारी करते हैं और अच्छे नंबर लाकर फ्री सीट यानी कि गवर्नमेंट सीट पर एडमिशन लेते हैं, तो उनके लिए बहुत कम फीस लगती है। साथियों, आपको शायद मालूम भी नहीं होगा कि 5,000 6,000 के आसपास आपका एक साल की फ़ीस जाती है और ऊपर से आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। ठीक है। और अगर आप प्राइवेट से करते हैं, प्राइवेट में लगभग आपका फ़ीस के आसपास लगभग 50,000 60,000 आपसे वो फ़ीस लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद भी प्रैक्टिकल या और एग्ज़ाम के नाम पर भी आपसे फ़ीस बार बार मांगते रहते हैं। तो मेरा इस बात को बताने का मतलब ये था, अगर आप मेहनत करोगे तो बहुत कम खर्च में भी आप बीएड कर सकते हैं। ठीक है साथियों। और बीएड आपको मालूम होगा कि प्राइमरी और टीजीटी इन दोनों के लिए अप्लाई होता है, बीएड वाला कर सकता है इन दोनों में। तो बस यही बताना चाहता हूँ, जो बच्चे जो ये साथी हमारे साथ ऐसे हैं जिनकी मतलब जो इतनी फ़ीस यानी कि प्राइवेट से बीएड नहीं कर सकते, तो उनको क्या करना चाहिए, हमारा जो ये अनुजीएस अकेडमी ऐप है, पहले स्टोर पे वो मिल चुका है, हमने इसको तैयार करा लिया है और इसके अंदर हमने सब कुछ कंटेंट डाल दिया है जो आपके लिए बीएड एंट्रेंस 2021 के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आप हमारी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं, क्योंकि हम पिछले 2-3 साल से तैयारी करा रहे हैं। पिछली वीडियोज़ भी देख सकते हैं कि बीएड के एंट्रेंस में आपको काफ़ी कुछ इसमें मिलता है, यानी कि आप इसे पढ़कर हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस बीएड को क्लियर कर सकते हैं, बीएड में एंट्रेंस क्लियर कर सकते हैं और आप फ्री सीट पर एडमिशन ले सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, जो आपके अनुसार हैं वो फ्री सीट से ही बीएड कर चुके हैं। ठीक है। और मैं खुद, मेरा बीएड का मेरा नंबर भी आ गया था, लेकिन मैंने बाद में बीटीसी किया है। ठीक है। मैं भी फ्री सीट क्लियर कर चुका था। ठीक है साथियों, मैं बाद में बीटीसी किया क्योंकि तब बीटीसी ही प्राइमरी में लिया जाता था, बीएड नहीं था। उसके बाद मैंने बीटीसी में एडमिशन ले लिया और उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब 68,500 वाली में टीचर भी बन गया हूँ। ठीक है। अब और मेरी छोटी बहन ज्योति, ठीक है, उसने भी फ्री सीट से आपका बीएड का एंट्रेंस क्लियर किया है और उसका भी बीएड भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है साथियों। तो मैं बताना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत खुशखबरी है कि आप घर बैठे इस एंट्रेंस को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है साथियों। तो आपके लिए अनुज जीएस अकेडमी का ऐप आपको हमने तैयार करा लिया है, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है साथियों। तो चलिए अब हम बिना देर लगाए आपको, देखो मैं हिंदी वाला पोर्शन करा रहा हूँ आपको। ये पिछले साल जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसको सोल्व कराऊंगा। ठीक है। ध्यान से समझना है, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा ये आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से पृथ्वी कौन सा शब्द है। देखो जो आपका ये पृथ्वी या आपका फिर अग्नि या वात या सूर्य ऐसे शब्द हैं, यानी कि जो संस्कृत से सीधे ले लिए जाते हैं उनको हम तत्सम शब्द बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ आपका ये तत्सम शब्द होगा। तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से मतलब हिंदी जैसे होते हैं, यानी कि संस्कृत से उत्पन्न होते हैं, उनको तद्भव बोलते हैं। ठीक है। विदेश शब्द वे होते हैं जो विदेश से आए होते हैं। ठीक है। तो आपका 51वें का होगा आपका तत्सम, यानी कि पृथ्वी आपका तत्सम शब्द है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संप्रदान कारक का प्रसर्ग है। देखिए संप्रदान कारक वहाँ पे होता है जहाँ जिस वाक्य में किसी के लिए कोई वस्तु दी जाए। जैसे मैं कहूँ कि अनुज ने राहुल के लिए पुस्तक खरीदी। ठीक है। तो ये जो के लिए आया ये संप्रदान, यानी कि पुस्तक राहुल के लिए खरीदी ना, देने के भाव आया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका के लिए ये आपका संप्रदान का प्रसर्ग होता है। ठीक है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं चित्र बना रहा हूँ। देखो साथियों, मैं चित्र बना रहा हूँ, इसमें काल पूछा है तो यहाँ पे सब क्लियर है, इजी सा क्वेश्चन है। तो वर्तमान काल ही है, मैं चित्र बना रहा हूँ यानी कि वह वर्तमान में भी कार्य कर रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। आलू किस भाषा का शब्द है। देखिए आलू आपका एक पुर्तगाली शब्द है। ठीक है। आलू किस प्रकार का शब्द है आपका, पुर्तगाली शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, श वर्ण का उच्चारण स्थान है। देखो जो आपका ये श है ये, ठीक है,
वो आप जब इसको बोलोगे, ट्राई करके देख सकते हैं, जब आप बोलोगे इसको तो क्या होगा, आपकी जो जीभ है वो मूर्धा से टकराएगी, यानी कि तालू के मध्य वाला भाग मूर्धा कहलाता है। तो ये आपका मूर्धा शब्द होगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर 56। निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। देखो, गूलर का फूल का मतलब होता है यानी कि बहुत दुर्लभ वस्तु, यानी कि जो चीज़ बहुत दिनों बाद, काफ़ी समय बाद दिखाई दी जाती है, सालों बाद दिखाई दी जाती है, वो गूलर का फूल कहलाती है। ठीक है, जैसे ईद का चांद होता है ना, तो इसका भी लगभग ऐसा ही अर्थ है, ईद का चांद और गूलर के फूल का भी लगभग। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। देखो, सूत का मैं आपको पहला अर्थ बताना चाहता हूँ। सूत का अर्थ होता है पुत्र, मतलब बेटा। ठीक है, और इसका अगर हम स्त्रीलिंग बनाना चाहें तो इसको हम लिखते हैं सुता। ठीक है, जैसे वालिद संस्कृत में होता है, उसमें सॉरी उर्दू में होता है वालिद और वालिदा। ठीक है, तो ये सूत और सुता। ठीक है, तो इसमें आ प्रत्यय इस्तेमाल होगा। आप जानते भी होंगे प्रत्यय होते हैं जो आखिर में लगते हैं, शब्दों के आखिर में जुड़ के उनका अर्थ बदलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आ प्रत्यय होगा। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द क्या होगा। देखो, पैरों से लेकर सिर तक, आधोपांत का मतलब होता है आदि से अंत तक। मैं इनके भी अलग अलग अर्थ बताना चाहता हूँ, आदि से अंत तक। और आपका आपाद मस्तक का मतलब होता है पैरों से लेकर सिर तक, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। मैं तुम्हें इसका भी अर्थ बताना चाहता हूँ। नतमस्तक का नतमस्तक होना होता है किसी के सामने झुकना, यानी कि झुककर प्रणाम करना, वो क्या होता है आपका यानी कि नतमस्तक होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक होते हैं। देखो, काव्य को भाव और कला बढ़ाने के लिए हम अलंकारों का इस्तेमाल करते हैं। आगे जब आप इसकी परिभाषा पढ़ोगे, आपके अलंकार की परिभाषा है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंदी के सर्वप्रथम हास्य व्यंग्य निबंधकार है। हिंदी के सर्वप्रथम हास्य व्यंग्य निबंधकार, देखो जिन्होंने हास्य व्यंग्य करना प्रारंभ किया था वो आपके हरिशंकर प्रसाई थे। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, हरि और हास्य। ठीक है, आप इस चीज़ को ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, षडानंद शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगा, यानी कि इसका संधि विच्छेद करना है। देखो साथियों, इसका जो संधि विच्छेद है ये षटानंद है, यानी कि षट का अर्थ होता है छः, छः का मतलब 6। ठीक है, आनंद का मतलब हाथ, सॉरी आनंद का अर्थ होता है सर, षडानंद। ठीक है, जैसे आपका दशानन होता है ना, दशानन, ये तो आपने पढ़ाई होगा ना, दशानन, दशानन का मतलब 10 सरों वाला। ठीक है, तो ये आपका उसी प्रकार है, और ये आपका षडानंद है। और इसमें एक बात और बताना चाहता हूँ मैं साथियों, आपको व्यंजन संधि होती है इसमें, व्यंजन संधि, ये आपका ये ट और आ मिलकर ना यहाँ पे डाय बन जाता है। ठीक है, तो ये आपकी व्यंजन संधि होती है। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। चक्रधर शब्द है, चक्रधर शब्द है। देखो साथियों, मैं आपको बताऊं चक्रधर ये किस प्रकार का शब्द है। चक्रधर जो इस्तेमाल होता है उसका अर्थ, पहले तो अर्थ जान लीजिए। चक्रधर का मतलब होता है चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला, यानी कि विष्णु के लिए शब्द आता है, और ये दो शब्दों से बनकर मिला है, चक्र और धर। ठीक है, तो देखिए जहाँ दो शब्द मिलकर बने होते हैं वहाँ पे योग रूढ़ आता है। ठीक है, यानी कि जिसमें यौगिक भी हो और रूढ़ भी हो तो वहाँ पे आपका योग रूढ़ होता है। ठीक है, आपको क्लासेज में सब कुछ डिटेल से पढ़ाया जाएगा, और मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, आपके लिए जो हम कंटेंट डाल रहे हैं आप उसको पढ़ के देख सकते हैं, आपको बहुत कुछ आपको एंट्रेंस में मिलता है उसमें से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। देखो साथियों, सर्वनाम मैंने वीडियो बना दी है सर्वनाम की। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और जो अनिश्चय वाले की बात करते हैं वे ऐसे होते हैं जिसमें हमें कोई भी निश्चित नहीं होता उसका। ये कुछ आपका अनिश्चयवाचक हो जाएगा, जैसे कुछ, कोई। ठीक है, ये सब जैसे हम कहते हैं कोई आया है, इसमें कुछ गिरा है, तो वहाँ पर आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संबंध बोधक अवयव किसके साथ प्रयुक्त होते हैं। देखिए साथियों, जो संबंध बोधक अवयव होते हैं वो संज्ञा अथवा सर्वनाम, ठीक है, उनके साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, पढ़ाया जाएगा उसमें आपको। चलिए जी नेक्स्ट है फिर आपका, स्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाला कारक है। देखो, स्थायी भाव को जगाने वाला विभाव होता है, ये भी याद रखना है आपको। जो आपके रस की उत्पत्ति होती है वो स्थायी भाव और विभाव के कारण ही होती है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, ज्यों ज्यों निहारिए नेरे है नैना ही त्यों तो खरी निखरे सा निकाई। देखो, इसमें अलंकार पूछा है कौन सा है। देखो, इसमें शब्द आए हैं ज्यों ज्यों, जैसे जैसे, त्यों तो, तैसे तैसे।
तो ऐसे में आपका पुनरुक्ति अलंकार होता है। ये भी आप याद रखना है, यानी कि जिनकी एक प्रकार से पुनरावृत्ति होती है, बार बार आते हैं जो शब्द, तो वहाँ पे पुनरुक्ति होता है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? देखो दीपक ऐसे नहीं लिखा जाता, आपको मालूम है। मूर्ति पे दूसरी मात्रा आती है, बड़ा ऊ वाली मात्रा आती है, और इसमें उज्ज्वल शब्द सही है। और मैं आपको ये बताना भी चाहता हूँ, उज्ज्वल आपका ऐसे लिखा जाता है, यानी कि अगर उज्ज्वल का आप संधि विच्छेद करें तो ये उज्ज्वल होता है। ठीक है, इसमें व्यंजन संधि होती है और ये शुद्ध लिखा हुआ है, यानी कि 2 अजय बनते हैं इसमें ऐसे करके। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। देखो अतिक्रमण में उपसर्ग है अति, प्रतिक्षण में प्रति है, सुगम में सु है। ऐसे ऐसे अलग अलग करोगे तो आप ये ऐसे लिखा जाएगा सुगम। और दर्शन एक ही शब्द है। ठीक है, द और सन कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, ये एक ही शब्द में, इसमें आपका उपसर्ग नहीं लगा है और इसका आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। देखो मैं थोड़ा सा आपको पहले काव्य के बारे में बताना चाहता हूँ। काव्य 2 प्रकार से होता है, यानी कि एक तो दृश्य काव्य और दूसरा होता है कहानी वाला काव्य, यानी कि श्रव्य काव्य। यानी कि काव्य का मतलब होता है जिसको या तो हम देखकर आनंद उठाते हैं या फिर सुनकर आनंद उठाते हैं। तो जो आपका दृश्य है, देखने का है, वो आपका नाटक और प्रहसन होता है, यानी कि उसको हम देख सकते हैं। कहानी को तो हम देख नहीं सकते, पढ़ ही सकते हैं। ठीक है ना, तो आपका नाटक और प्रहसन ये आपका दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। ये चिन्ह दिया हुआ है एक, इसका नाम बताना है कौन सा है। देखो मैं ये बताना चाहता हूँ चिन्ह इस्तेमाल कहाँ होता है। देखो जैसे मान लिया तुमने देखा भी होगा, सपोज दैट हमें शादी की बात करें और वहाँ पे दान मिल रहा है। ठीक है, और दान में किसी ने 200 रुपये दिए, किसी ने अपना नाम लिखवाया अनुज। ठीक है, उसने 200 रुपये दिए। फिर आया कोई, मान लिया रोहित आया, तो उसने भी 200 रुपये दिए। तो हम क्या करते हैं, ऐसा ऐसा कर देते हैं ना नीचे। मान लिया फिर कोई और नेक्स्ट नाम आएगा तो उसने भी उतने ही दिए, तो ऐसे कर देते हैं ना बार बार, यानी कि वहाँ पे रिपीटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम पुनरुक्ति बोध चिन्ह। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। देखो प्रकृति के बारे में बहुत ज़्यादा जो इन्होंने लिखा है वो सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सुमित्रा नंदन पंत ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। चलिए जी नेक्स्ट फिर आपका, स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है। देखो स्वाभिमान और स्वाधीनता का प्रतीक आपका सिंह होता है। तो आप बहुत ईजी सा क्वेश्चन, आप एकदम देख कर क्लियरली इसको समझ सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अली शब्द के 2 अर्थ होते हैं। देखो अली का अर्थ भोरा भी होता है, एक अनेकार्थी शब्द है अली, और सखी भी होता है, यानी कि सहेली। ठीक है, सखी सहेली, ये आपका भोरा के अर्थ होते हैं। ठीक है साथियों, चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। अब अभी और क्वेश्चन बाकी हैं इसमें। ये पूरे 50 क्वेश्चन आते हैं बीएड में। हिंदी के से 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 रीजनिंग से आते हैं, 50 जीएस होता है और 50 आपका वो होता है जो आपने ग्रेजुएशन में किया है। जैसे आपने आर्ट साइड से यानी कि बीए किया है तो आर्ट साइड के कला वर्ग के क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने साइंस साइड से किया था उससे आएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, वह बहुत बोलती है वाक्य में क्रिया विशेषण है। देखो क्रिया विशेषण, ठीक है, एडवर्ब, मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको। इसका वीडियो भी बनकर अपलोड हो चुका है, क्रिया विशेषण और क्रिया का। देखो इसकी परिभाषा क्या है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब आपके कहलाते हैं। तो इस वाक्य को पढ़ें, वह बहुत बोलती है, यानी कि वह कौन है, वह संज्ञा आएगी। ठीक है, वह संज्ञा है। बोलना क्या है, आपकी क्रिया है, और क्रिया की विशेषता ये है कि वो बहुत बोलती है। तो ठीक है, ये क्रिया विशेषण कहलाता है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका बहुत। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्ज्वल पद में संधि है। देखो मैंने ये ऊपर भी बताया आपको क्वेश्चन, उज्ज्वल में आपका व्यंजन संधि होती है। ठीक है, यानी कि उत और ज्वल ऐसे लिखा जाता है, उत और ज्वल, तो आपका उज्ज्वल हो जाता है। ठीक, तो व्यंजन संधि होती है इसमें। चलिए जी नेक्स्ट फिर आपका, छायावादी युग के प्रवर्तक है। देखो छायावादी युग के जयशंकर प्रसाद हैं, और जहाँ तक थोड़ा सा मुझे याद है 1918 में इनकी सबसे पहली जो रचना थी झरना। ठीक है, और वहाँ से ही आपका छायावादी युग का प्रारंभ माना जाता है, झरना। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट है फिर आपका, पावक शब्द उदाहरण है। देखो ये पावक के अंदर जो संधि होती है वो अयाधि संधि होती है। ठीक है, अयाधि स्वर संधि। ठीक है, स्वर के भी 5 भेद होते हैं, और संधि की वीडियो बची हुई है, अभी मैं उसको बना दूंगा, आजकल में वो अपलोड हो जाएगी। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ पो प्लस अक। ठीक है, तो जहाँ पे आपका ये औ के बाद अ आ जाए तो वहाँ पे आपका मिलकर आओ हो जाता है, तो ये आपका दोनों मिलकर फिर क्या बन जाएंगे, पावक बन जाएगा। ठीक है,
ओ प्लस अ तो आपका पाव बन जाता है, यानी कि पावक हो जाता है। तो इसके अंदर आपकी अयादि संधि होती है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। सामान्यतः काव्य के कुल कितने भेद होते हैं? मैंने क्वेश्चन आपको ऊपर ही बताया, काव्य के 2 भेद होते हैं, यानी कि काव्य या तो आपका दृश्य हो सकता है नाटक के रूप में, या फिर आपका श्रव्य होता है कहानी के रूप में, यानी कि जिसको हमको यानी कि हम या तो सुन सकते हैं या देख सकते हैं। काव्य के 2 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट है आपका फिर 79, प्रसारण का विलोम है। देखो प्रसारण का मतलब होता है किसी चीज़ को एक प्रकार से यानी कि सब में प्रसारित कर देना, ठीक है, फैलाना, ठीक है ना, फैला देना। और प्रतिपादन करना भी, यानी किसी चीज़ को स्टार्ट करना होता है प्रतिपादन, तो ठीक है। आरक्षण का मतलब अलग होता है। इसका विलोम जो होगा वो होगा आकुंचन। आकुंचन का मीनिंग होता है सिकुड़ना किसी चीज़ का, सिकुड़ना, ठीक है। तो सिकुड़ना जो होगा वो आपका इसका विलोम होगा फैलाने का, तो इसका आपका 79 का सी आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए जब बात आती है लोक संस्कृति का जन्म हुआ। देखो लोक संस्कृति यानी कि लोक कहावतें जो हैं वे गांव से ली जाती हैं, तो इसका उत्तर होगा गांव में। लोकोक्तियाँ मुहावरे अधिकतर गांव में इस्तेमाल होते हैं ना। ये ऐसा भी मान लीजिए भारत गांव में ही बसता है, जहाँ अधिकतर 70% लगभग आबादी आपकी गाँव में ही है, तो ये आपका लोक संस्कृति का जन्म गाँव से ही हुआ है। चलिए जी कृपाण शब्द है। देखिए आपका जो कृपाण है वो एक तत्सम शब्द है, और जो इसका हिंदी अर्थ रूपांतरण है या तद्भव शब्द है वो होता है आपका कटार, ठीक है। तो आपका कृपाण तत्सम शब्द है, ये आपको याद रखना है, संस्कृत से सीधा लिया गया है। चलिए जी नेक्स्ट है आपका बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? देखो बुद्धि भ्रमित होने का मतलब होता है चक्कर में पड़ना। जैसे कह देते हैं ना कि कुछ भी एग्जाम्पल ऐसे कि उसने ऐसा सवाल पूछा मैं एकदम चक्कर में पड़ गया, यानी कि मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई, मैं समझ नहीं पाया उसका रिप्लाई क्या होगा, ठीक है। तो उसका अर्थ होता है बुद्धि भ्रमित होने का, चक्कर में पड़ना, ठीक है साथियों। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं फिर से सिर से बोझ उतारना। 83 का है सिर से बोझ उतारना। देखो सिर से बोझ उतारने का मतलब होता है भार टरना। तुमने देखा होगा जैसे एकदम पेपर मान लिया आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं किसी का, उसमें वो एग्ज़ाम दे के आते हैं तो आपको ऐसा बहुत फ्री माइंड सा लगता है, ऐसा लगता है जितना कितना भार था हमसे टल गया, ठीक है ना। तो भार टरना होता है सिर से बोझ उतारना, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट है आपका रूढ़ शब्द। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, फिर होता है योग रूढ़, और एक होता है आपका विदेशी, ठीक है। 4 प्रकार के होते हैं आपके ये शब्द। तो रूढ़ की मैं तुम्हें थोड़ी सी परिभाषा बताना चाहता हूँ। रूढ़ वे शब्द होते हैं अगर आप उस शब्द को अलग अलग कर दोगे, यानी कि उसका संधि विच्छेद करोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। यानी कि वो अकेला शब्द होता है। जैसे आपका पशु है, यानी कि आप प को अलग करो स को अलग करो तो इनके अलग अलग कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो यह आपका रूढ़ शब्द है। देखो बाकी जो आपके शब्द बचे हुए हैं, जैसा आपका वाचनालय है तो आप इसको अलग करो, वाचन प्लस आलय यानी कि दोनों के अर्थ है। समतल में दोनों के अर्थ है, सम प्लस तल यानी कि समान एक जैसा तल, विद्यालय में विद्या प्लस आलय, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे रूढ़ शब्द किस प्रकार का होता है, ठीक है। यानी कि जिसको अगर हम अलग अलग कर दे तो उन दोनों के अर्थ अलग हों, बिल्कुल भिन्न हो, मतलब अर्थ ही ना बने बिल्कुल, ठीक है। चलिए जी महोत्सव में संधि है। देखो साथ ही ऐसा सवाल जरूर आएगा आपको, महोत्सव इसका मैं संधि विच्छेद कर दूँ तो आप क्लियरली समझ जाओगे। महापलत उत्सव यानी कि जहाँ आ प्लस ऊ मिलते हैं वह मिलकर ओ बन जाता है, ठीक है। औ ये ऐसा बन जाता है और ये गुण संधि होती है आपकी, ठीक है। गुण संधि जैसा ये आपका महोत्सव है, या उपेंद्र में भी उपेंद्र यानी कि जहाँ पे ए प्लस ई मिलते हैं तो आपका ए बन जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी गुण संधि होती है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं अंबर का विलोम है। देखो अंबर का पहले तो आप अर्थ समझे, अंबर का मतलब होता है आकाश, ठीक है। और अवनी का अर्थ होता है धरती। तो आपका बिल्कुल विलोम शब्द मिल गया आपको। तो अंबर का विलोम अवनी होता है, ठीक है। अंबर का अर्थ तो आकाश होता ही है, ये सब है ही आपका। चलिए जी नेक्स्ट है आपका मुझे कैसा शब्द है। देखो मुझे, मैं, मुझे, मेरा, ठीक है, ये सब आपके उत्तम पुरुष कहलाते हैं, ठीक है। मुझे, मैं, मेरा ये सब आपके उत्तम पुरुष हैं, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहिर्मुखी में समास है। देखो बहिर्मुखी में आपका अवयवी भाव समास है, और मैं थोड़ी सी आपको अवयवी भाव की परिभाषा बताना चाहता हूँ जिसमें प्रथम पद आपका समास की मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, इस ऐप में डाल दिया है। तो मैं बताना चाहता हूँ अवयवी भाव समास वहाँ होता है जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद
प्रधान होता है, या यूँ कह लीजिए प्रथम पद आपका उपसर्ग होता है। जिस समास में प्रथम पद उपसर्ग हो वहाँ पे आपका अवयवी भाव समास होता है। तो बहिर्मुखी का मतलब क्या है? बाहरी मुखी, यानी कि बाहर के मुंह वाला का मतलब होता है एक प्रकार से जो सबसे बातचीत यानी कि खुले माइंड वाला इंसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अवयवी भाव समास होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूरदास की साहित्यिक भाषा है। देखो सूरदास की ब्रज भाषा, सब कुछ इसने ब्रज भाषा में लिखा है, आपको ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट है, महाकाव्य में वर्णन होता है। देखो महाकाव्य में क्या होता है, पूरा मानव जीवन का के बारे में होता है, और मानव जीवन के बारे में डिटेल में समझाया होता है महाकाव्य। ठीक है, जैसा हमारी रामायण है, महाकाव्य के अंतर्गत आती है, महाभारत है, यानी कि पूरा संपूर्ण मानव जीवन यानी कि कैसा था उस समय का, यानी कि उसकी डिटेल में पूरा। ठीक है, व्यापक चित्रण एक प्रकार से, देखो एक बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये कुछ भी नहीं है, सूक्ष्म पक्ष नहीं होता, एकांकी भी नहीं होता, यानी कि एक के बारे में नहीं होता, पूरा मानव जीवन के बारे में व्यापक चित्रण आपका महाकाव्य कहलाता है। चलिए जी, नेक्स्ट है आपका, ये भी समास से जुड़ा हुआ है, काली मिर्च में कौन सा समास है। देखो काली मिर्च में आपका क्रमधारय समास होता है। मैं इसकी परिभाषा देना चाहता हूँ थोड़ी सी। देखो क्या है इसकी, अगर मैं संधि विच्छेद करूँ, काली मिर्च यानी कि मिर्च क्या है आपका, एक वो मतलब एक आपका संज्ञा है या सर्वनाम है, यानी कि जिस समास में प्रथम पद, ये वाला प्रथम पद दूसरे वाले की विशेषता बताए, वहाँ पे आपका कौन सा समास होता है जी, वहाँ पे आपका होता है कर्मधारय समास। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये बता रहा है, मिर्च की विशेषता बता रहा है कि वो काली है। ठीक है, वो काली मिर्च है, तो समझ गए होंगे आप शायद। तो जहाँ पे प्रथम पद दूसरे शब्द की विशेषता बताए, वहाँ पे आपका कर्मधारय समास होता है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट है आपका, उर्वशी किसकी काव्य कृति है। देखिए साथियों, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की बहुत प्रमुख कृति है, और मैं आपके बारे में इतना बताना चाहता हूँ, ये वीर रस की है, और उर्वशी एक लेडीज़ का नाम है, और मतलब एक प्रकार से एक प्रेम कहानी है। ठीक है, दूसरा जो मतलब उसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उर्वशी ये मुझे इतना ही मालूम है बस। ठीक है, उसका प्रासरक कुछ ऐसा ही नाम था, मैं भूल गया उसको। ठीक है, तो इतना ही है बस। यहाँ पे उर्वशी किसकी रचना है, ये रामधारी सिंह दिनकर की है। चलिए जी, 93 देख लेते हैं, सन्यासी का पर्यायवाची है। देखो सन्यासी का पर्यायवाची होता है आपका, सन्यासी का होता है यानी कि जो सन्यास ले ले, सब कुछ छोड़ छाड़ दे। ठीक है, वो यानी कि वैरागी बोलते हैं उसको। ठीक है ना, सन्यासी एक प्रकार से वैरागी, और एक अर्थ होता है इसका दंडी। ठीक है, देखो ढोंगी वगैरह तो ये कलयुग के हिसाब से है, सही बताऊँ तो सन्यासी का अर्थ आजकल ढोंगी से लगाया जाता है कलयुग के हिसाब से, ये बाबा भी है। ठीक है, वृद्धा तो कुछ और होता है। ठीक है, तो ये बाबा ढोंगी ये नहीं होता, आपका जो सन्यासी का पर्यायवाची होता है वो वैरागी होता है और दंडी होता है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। देखो अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो विस्मय होता है। विस्मय का मतलब होना है विस्मित हो जाना एकदम से, यानी कि अचंभित हो जाना। ठीक है, वहाँ पर आपका अद्भुत रस होता है, यानी कि जिसका हमें उम्मीद ना हो, एकदम हम अचंभित हो जाए। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे रस होते हैं वे मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और उनके स्थायी भाव पूछे जाते हैं, हर बार एक क्वेश्चन जरूर निकल के आता है रसों से भी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95, निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल का कवि नहीं है। देखो ये ईश्वर दास, नाभा दास, रवि, ये सब आपके भक्ति काल के कवि थे। मतीराम रीति काल का था। ठीक है, ये भी याद रखना है आपका, रीति काल का था ये, यहाँ पे भक्ति काल का कवि नहीं था। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चलो पढ़ते हैं, पढ़ने से ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा शुद्ध है और कौन सा शुद्ध। मैं आज विद्यालय नहीं जाऊँगा, इसमें शुद्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को काट कर फल खिला दो, देखो बच्चों को काट कर, ये गलत है। ठीक है, यानी कि अशुद्ध है ये, बच्चों को काट कर नहीं, फल को काट कर बच्चों को खिलाना होता है। ठीक है ना, वाह सुंदर दर से, ये भी सही है। अत्यंत बुद्धिमान और बलशाली, ये भी सही है। यानी कि जो आपका अशुद्ध वाक्य है वो बी है, ये गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अशुद्ध पूछा है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट है आपका, कारवा किस विधा की रचना है। कारवा किस विधा की रचना है, तो कारवा आपका एकांकी है। ठीक है, ये भुवनेश्वर कुमार की एकांकी है। ठीक है साथियों, चलिए जी, नेक्स्ट देख लेते हैं फिर, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। देखो संयुक्त वाक्य क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य होते हैं, और वो आपके और, लेकिन, ठीक है, जैसे तैसे, इन शब्दों से जुड़े होते हैं, यानी कि वे कंजक्शन से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो चलिए वाक्य पढ़ना शुरू करते हैं। उत्तर देने का यह ढंग ठीक नहीं है, तो सिंगल ही वाक्य है।
तो सिंगल वाक्य है ना, संयुक्त नहीं है। ये तो सरल वाक्य है आपका। ठीक है, फिर आगे, उसे गर्व है कि वह उच्च कुल में पैदा हुआ है, ये भी एक ही वाक्य है, ये भी सरल वाक्य में ही आएगा। दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। देखो और इसमें और आया है ना और, लेकिन जहाँ ऐसे कंजक्शन आते हैं वहाँ पे आपका संयुक्त वाक्य होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। यह बात सभी को स्वीकारी, ये भी आपका सरल वाक्य है, तो इसमें सी ऑप्शन होगा आपका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाला। देखो जो कंजूसी से धन व्यय करता है उसको मितव्ययी बोलते हैं। ठीक है, मितव्ययी। चलिए नेक्स्ट और लास्ट है आपका, विशेषणों की विशेषता बताने वाला शब्द कहलाता है। देखो विशेषणों की विशेषता बताने वालों को प्रविशेषण बोलते हैं। देखो इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे आपका वह बहुत तेज दौड़ता है, ये आपका एक वाक्य है, तो इसको ध्यान से समझना। देखो वह तो आपका संज्ञा होगी, वह के बारे में बात चल रही है। दौड़ता है ये क्रिया हो गई, दौड़ना क्रिया है। ठीक है, तेज दौड़ना आपका क्या है, ये आपका विशेषण है। यानी कि विशेषण शब्द क्या होते हैं, जो आपकी विशेषता बताते हैं। ये वह की विशेषता बता रहा है कि वह बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, लेकिन जो विशेषण की भी विशेषता बताए, जो विशेषण की भी विशेषता बताए, देखो विशेषणों की विशेषता, उसको हम प्रविशेषण बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपका यहाँ बहुत शब्द होगा वो आपका प्रविशेषण कहलाएगा। ठीक है साथियों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत कम खर्च से फ्री सीट नंबर लाकर आप मतलब बीएड करना चाहते हैं कि बिल्कुल भाई, देखो सबका हिसाब नहीं होता कि वो प्राइवेट में एडमिशन ले, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। तो मैं उसके लिए यही बताना चाहता हूँ कि आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमसे जुड़िए, और आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होंगे। और जो हमने जो ये एप्लीकेशन तैयार कराया हुआ है उसमें हमने सारी चीज़ें आपको डाल दी हैं। बीएड का कंप्लीट कोर्स हम इसमें डाल चुके हैं, बहुत कम बचा हुआ है जो उसको हम जल्दी पूरा कर लेंगे। अनुज जीएस अकेडमी, ये प्ले स्टोर पे ये आ चुका है। ठीक है, अनुज जीएस अकेडमी। और बीएड से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं सब इसमें हमने ऐड कर दी हैं, और समय समय पर हम आपको ये चीज़ें डालते रहेंगे। और बीएड एंट्रेंस से जुड़ी हुई जितनी भी 4 चीज़ें आती हैं, आपके 2 पेपर होते हैं, एक पेपर में 2 आपके मतलब 2 पार्ट्स होते हैं, यानी कि 4 के 4 पार्ट्स की चीज़ें इसमें डल चुकी हैं। ठीक है साथियों, तो ये मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि हमने आपके 15 जनवरी से क्लासेज हैं मतलब सब कुछ तैयार कर लिया है, और जिसको भी जुड़ना है फ्री सीट से पढ़ना है और आगे बढ़ना है तो वह हमसे जुड़ सकता है। ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लगे रहिए, मेहनत करिए, स्वस्थ रहिए।